नमस्कार। रेड क्रॉस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि आपदा और विपदा में यह संस्था काम करती है और सेवा भाव ही इसका लक्ष्य है। तब 1830 के आसपास इसका युद्ध में जब प्रभावित होते थे लोग, तब इसका गठन जिनेवा में किया गया और उसके बाद ये अपने देश में इसका गठन हुआ। इसमें जुड़े हुए लोग सिर्फ समर्पण की भाव से आते हैं और इसमें काम करते हैं। अपने देश के हर जिले में, हर जगह, अपने राज्य में हर जिले में इसकी शाखा है और इसके साथ समर्पित लोग, प्रभावशाली लोग और हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। और खास करके इसका लक्ष्य यही है कि हमें आपदा हो या विपदा, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी सहायता में सदैव तत्पर रहना है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कैसे काम कर रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी, किस तरीके से इससे जुड़े लोग या फिर इससे इतर लोग जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं, अलग हैं, लेकिन वो लगातार सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि रेड क्रॉस की अगर बात करें तो आप इसके बारे में जब डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके संस्थान जहाँ जहाँ इसके ऑफिस हैं या फिर इसका जो अपना संस्थान जहाँ भी है, वहाँ पर गरीबों के लिए हेल्थ कैंप लगाना, उनको तरह तरह की सुविधाएं दिलाना और बड़ी से बड़ी बीमारियों तक का उपचार यहाँ होता है। अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तब भी आप देखेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो इस पर किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, उसके लिए अपने स्टूडियो में हमने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हमारे बीच में अतुल गेरा जी हैं। अतुल जी नमस्कार। अतुल जी थैलेसीमिया, झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हैं और खास तौर पे रक्तदान, महादान इनका मूल मंत्र है। तो अतुल जी, आपका स्वागत है अपने स्टूडियो में। और हमारे साथ गणेश रेड्डी जी हैं। गणेश रेड्डी जी झारखंड फाउंडेशन के सर्वेसर्वा हैं और हेल्थ के सेक्टर में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। तो आप दोनों ही साहबों का यहाँ स्वागत है। और ख़ास तौर पे हम लोग जानना चाहेंगे, चूँकि आप सब गाँवों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं। थैलेसीमिया जो अभी अगर कहा जाए तो लाइलाज बीमारी होने के साथ साथ उसको सबसे ज़्यादा चाहिए कि वो सहयोग, भावना और समर्पण। उस अगर जनरली हम लोग सुनते हैं कि वो पीड़ित है और उसको ब्लड की ज़रूरत है या किसी को भी, आपके नाम अतुल जी एक रिकॉर्ड भी है, आपने बहुत बार रक्तदान स्वयं भी किया है और कराया भी है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चूँकि अपने झारखंड के संदर्भ में, तो ये जानना चाहेंगे कि अभी किस तरीके से काम कर रही है संस्था और रेड क्रॉस भी और अदर भी, और उसमें आपके निगाह में क्या थोड़ा सा होना चाहिए तो और बेहतर हो जाए। जी, मुझे लगता है कि अगर रेड क्रॉस की बात करें तो उस पर भी बहुत काम होना बाकी है। अनफॉर्चुनेटली रांची में रेड क्रॉस ने उस तरह अपने जो लाल रंग है, जो उसकी खूबसूरती है रेड क्रॉस की, जो सेवा भावना की और जिस नेटवर्किंग के साथ, जिस रिसोर्स के साथ रेड क्रॉस पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई भी ऐसी संकट आ जाए और पूरे शहर को संभाल लेते हैं वो लोग। और एक ऐसा वॉलंटियर्स का डाटाबेस है और ऐसे फर्स्ट एड उन्होंने पर्सनल तैयार किए हैं और ऐसी व्यवस्था बनाई है अच्छे लोगों की, और उस नेटवर्क और अपने यूथ क्रिसेंट के माध्यम से, एक बड़ा नेटवर्क के माध्यम से वो कई शहरों में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो पाया और अनेक कारण रहे हैं, और आज हम बहुत नेगेटिव बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये सारी जो जानकारी है, महामहिम इसके हेड होते हैं और उनको भी ये सारी जानकारी है इस वक्त, और हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वापस से रेड क्रॉस हमारे स्टेट में भी वापस आएगा और अच्छे लोग जुड़कर काफ़ी काम कर पाएंगे। और इतना बड़ा बैकअप है रिसोर्सेज का, और अगर वो सबको शहर के विभिन्न कामों में, ऐसे विभिन्न सेवाओं में लगाया जाए, तो बहुत बड़ा जो प्रशासन का लोड है
जो यहाँ के निजी अस्पतालों का लोड है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो बहुत ही पेनफुल एक स्टोरी होती है एक परिवार की। हर 15-20 दिन में रक्त की ज़रूरत होती है और जो दवाइयाँ, इलाज, लेकिन थैंकफुली अच्छी खबर ये है कि कम से कम कई जिलों पे अब डे केयर सेंटर्स खुल गए। रांची में अकेले सदर अस्पताल में लगभग 700-800 बच्चे पंजीकृत हैं यहाँ पे थैलेसीमिया के, और दवाइयाँ मिल जाती हैं। और हेमोग्लोबिनोपैथी जो भारत सरकार की एक इनिशिएटिव रही, और अब ट्राइबल मिनिस्ट्री भी सिकल सेल पे अच्छा काम कर रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेंथनिंग थैलेसीमिया सेंटर्स को, सिकल सेल, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह वो सेंटर क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उसी तरह थैलेसीमिया, सिकल और हेमोफीलिया को हर जगह एक रखा गया है। तो थोड़ा ट्राइबल मिनिस्ट्री भी बैकबोन बना है अब, और हालांकि रक्तदान शिविर लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ही ज़्यादा है। खासकर अगर हम इसको दो चीज़ों में बांटें, जैसे निजी जो यहाँ सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, और अगर गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट का प्रयास काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कैंप्स होते हैं और जिन पर ज़्यादातर पेशेंट्स निर्भर करते हैं। लेकिन कुल मिला के पिक्चर देखें तो जैसे रांची में 400-500 यूनिट की ज़रूरत होती है, और उसमें एक बड़ा रोल प्राइवेट का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेटअप से कैंप्स बिल्कुल नहीं आते हैं और वो पूरी तरह रिप्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। तो पूरा जो भार है वो भी सरकारी तंत्र पे है, लेकिन ऑल सेड एंड डन चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा स्लो डाउन मूवमेंट मुझे ये इस वक्त लगता है, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें जो पहले चल रही थी वो थोड़ी स्लो हुई हैं, लेकिन अदरवाइज जो ये तो एक ऐसा काम है जो हर दिन आपको लगे रहना है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वापस से वो खुद से नहीं होता, तो अभी भी ये सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाया है। सो हर दिन की लड़ाई है, उन पेरेंट्स की हर दिन की लड़ाई है, लेकिन कम से कम थैलेसीमिया की बात करें तो जिला अस्पतालों में, खासकर रांची में, एक अच्छा सेटअप तैयार हुआ है। एक हेमाटोलॉजी वार्ड भी बन गया है, और जिससे अब पेशेंट्स को और पेरेंट्स को काफ़ी रिलीफ है। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि ये रोज रोज की लड़ाई है, और सच में हेल्थ सेक्टर पर अगर हम बात करें और सेवा भाव पर ही बात करें तो रोज आपको खुद से लड़ना है और रोज दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर गुजरना है। गणेश जी, आप गांव तक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा आपने लिया है, काम कर रहे हैं, आपकी संस्था काम कर रही है, आपके लोग काम कर रहे हैं, आप खुद भी जाते रहते हैं, दूसरे राज्य में भी जाते हैं, तो आप किस तरीके से गांव को देखते हैं और किस तरीके से आपको लगता है कि थोड़ा और सुधार हो तो क्या हो सकता है? धन्यवाद जीवेश जी। जहाँ तक कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवाएं दी जा रही हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट एंटिटी है, वो ज़्यादा सेवा प्रदान कर रही है। एक ज़माने में ऐसा था कि 90% तक प्राइवेट ऑपरेटर सेवा दिया करते थे, 10% ही गवर्नमेंट सेक्टर का हेल्थ था, लेकिन वो अभी इम्प्रूव हुआ है पहले से काफ़ी। लगभग मेरे ख्याल में 70 के आसपास में, 70-30 के आसपास में, और इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे। जहाँ तक गांव की बात हम कर लें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हार्ड टू रीच एरिया है, दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ तक सरकार का काम करने का है, सरकार 3 स्तरीय उनके सेक्टर हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, जो पब्लिक हेल्थ है जिसको सरकार देखती है, वो 3 टियर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है। एक तो आपका हेल्थ सब सेंटर में प्राइमरी हेल्थ जिसको बोलते हैं, हेल्थ सब सेंटर और पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्राइमरी, ये जो प्राइमरी हेल्थ है वो मिलता है। उसके ऊपर चले जाएं तो रेफरल है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, एफआरयू, जो पीएससी लेवल में उसको ठीक नहीं हो पाता है तब उसको रेफर कर देते हैं, एफआरयू में चला जाता है। उसको यहाँ सरकारी भाषा में सीएससी बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों का वहाँ उनका भागीदारी रहता है, उनका पोस्टिंग भी रहता है वहाँ। उसके अलावा अब तीसरा जो टियर है वो है थर्सरी, मतलब आप ऊपर के जगह में इलाज के लिए या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या फिर बड़े हॉस्पिटल्स हो, इस तरह से सिस्टम है। अब मुख्य रूप से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चुनौती हम लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों का उपलब्धता, वो उपलब्धता
की कमी है, आज भी कमी है। पहले से काफ़ी कुछ मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बने हैं, उपलब्धता कमी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का बात कर लें, स्वास्थ्य में भी 3 तरह की चीज़ें हैं, एक प्रिवेंटिव हेल्थ, एक क्यूरेटिव हेल्थ और तीसरा जो हो गया प्रोमोटिव हेल्थ। हम यहाँ से ही प्रिवेंट कर दें, बीमारी होने ही ना दें, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल को हम प्रमोट करें। और क्रिएटिव जब होता है, ये सब तमाम तरह की बीमारियां हो जाती है, तब हम इलाज के लिए जाते हैं, मुख्य रूप से आप समझें तो उसमें तीनों स्तर में काम करने की जरूरत है। जो हेल्थ सब सेंटर में जो उसकी व्यवस्था बनी हुई है पब्लिक हेल्थ में खास करके, उसमें बहुत सा प्रोग्राम्स है, नेशनल प्रोग्राम्स है। नेशनल हेल्थ मिशन एक बड़ी व्यापक संस्थान है जो हर राज्यों में है और वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो उसके अंदर भी बास्केट ऑफ प्रोग्राम्स काफ़ी है। इसके अंदर में आप ले लें, मलेरिया का उन्मूलन का कार्यक्रम है, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, आरसीएच है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के, उसके अलावा टीकाकरण है। काफ़ी अभी नई नई बीमारियां भी काफ़ी हो रही है, उसको भी मानसिक स्वास्थ्य खास करके आज के तारीख में कोरोना के बाद में उसका, पहले हम लोग उसको उस रूप से नहीं लेते थे कि कोरोना के बाद में इसका महत्व लोगों को समझ में आया है। तो इस तरीके से सारा चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका काफ़ी पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहना नहीं चाहते हैं, खास करके डॉक्टर। एक तो डॉक्टर का कमी है, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हम फैसिलिटीज़ भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। क्वालिटी, अगर डॉक्टर रहना चाहता है तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एएनएम पैरामेडिक्स रहना चाहती हैं तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं पहुंची है ठीक से, पानी नहीं है बहुत सा पीएससीज में। और अगर यदि कमी भी है तो वो रोस्टर के हिसाब से चल रहा है ज़्यादातर पीएससीज में। किसी दिन कोई डॉक्टर किसी पीएससी में जाता है, फिर उसके बाद दूसरा जगह जाता है, फिर चौथे में जाता है। इस तरह से रोस्टर बना हुआ है, क्योंकि अभाव है आपका, डॉक्टर का अभाव है, तो इससे आप नकार नहीं सकते। इसको कुछ कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ले, लेकिन डॉक्टर नहीं होगा, दूल्हा नहीं है तो बाराती नहीं, बिल्कुल डॉक्टर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। उस स्थिति में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर सरकार में आना नहीं चाहते हैं लोग, इसलिए एक तो तनख्वाह कम है, हार्ड टू रीच एरिया में जाना है, एक उनको आप तनख्वाह कम दे रहे हैं, फैसिलिटीज कम दे रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहिए जहां की कम से कम संसाधन है। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को जो नीति निर्धारक हैं उनको तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा मॉडल बनाए जो वर्केबल मॉडल है। खास करके सीडीएन फाउंडेशन का अनुभव पिछले 15 साल का रहा है स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने का। हम झारखंड, बिहार, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, मॉडल को आउटसोर्स कर दिया है, स्वास्थ्य केंद्रों को एनजीओज को दे दिया गया है चलाने के लिए। बहुत जगह में इसमें भी द्वंद्व है कि भाई हमको डॉक्टर नहीं मिल रहा, आपको डॉक्टर कहां से मिल जाता है। बिल्कुल। तो उसमें भी बहुत सा उनका फंक्शनिंग और सीडीएन फाउंडेशन का, स्वयंसेवी संगठनों का फंक्शनिंग में फर्क है। बिल्कुल। वो क्या करते हैं कि एक बार विज्ञापन निकालते हैं, डॉक्टर आया नहीं है, उनके बहुत लंबी प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकली बहुत से डॉक्टर रिटायर कर गए, उनको पकड़ते हैं, उनको समझाते हैं, बड़ा काम है, बिल्कुल सही, उनको हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तब वो जाके वो थोड़ा बहुत रहते हैं। उनको भी लगता है कि रिटायरमेंट के बाद में बहुत सा सिविल सर्जन को हम लोगों ने पीएससीज में एंगेज किया है, तो उनको जानकारी भी है। आपने जो यही बात जो आप लेकर आए गांव तक, चूंकि आपने गांव में बहुत काम किया है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में निवास करती है। हम सब ये मानते हैं, रेड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो इसका मूल मंत्र ही है सेवा। और जहां तक मेडिकल से जुड़े हुए लोग का, चिकित्सकों की बात करें तो उनका जो वो ओथ लेते हैं वो सेवा। इसके बाद भी ठीक है, कमी होना एक अलग बात है, उसको दूर करने का प्रयास जारी है। लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे उससे पास आउट होकर आए और वो डॉक्टर बने। अतुल जी, यही सवाल आपसे है मेरा कि समर्पण के इस पेशे में
कौन सी एक कमी दिख जाती है जिसके कारण ये सवाल गणेश रेड्डी जी उठा रहे हैं या बता रहे हैं, या जो ये महसूस करते हैं रोज रोज के काम में, और हम सब महसूस करते हैं कि जहां सबसे ज्यादा आबादी है, जहां उनको हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, हम शहर के लोग अपने प्रति ज्यादा जागरूक हैं बनिस्बत उनके, वो मेहनतकश लोग हैं। तो वहां वो कौन सी कमी दिखती है? वैसा वो कौन सा एक छोटा सा ऐसा चीज है या कोई बड़ा इशू है जिसको हम लोग धीरे धीरे करके दूर करें? चीजें धीरे धीरे करके ही ठीक होती हैं। जी, मुझे लगता है, देखिए, ये गवर्नमेंट और उनकी गवर्नेंस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा माहौल देना। और कई ऐसे लोग हैं जो थोड़े भीड़ से और इस हल्ला शोर शराबा, जितनी शहर में बीमारियां हैं गांव में नहीं हैं। पूरे कोविड काल में हमने देखा कि शहर में लोग किस तरह मर रहे थे और कई गांव उनको पता ही नहीं चला, बड़े आराम से पार हो गए। कई ऐसे, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रही, तो उस चैलेंजिंग उस माहौल में है, पोल्यूशन कम है गांव में, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को हम वहां नहीं ले जा सकते, लेकिन आई थिंक एक टोटलिटी में एक प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप जब हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द है सोशल सिक्योरिटी, तो अगर एक किसी डॉक्टर और उसके परिवार को आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी भी गांव में कोई अच्छा स्कूल क्रिएट कर सकते हैं, एक गांव में अच्छी एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा एक माहौल दे सकते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं होगा ये काम करना। दूसरे स्टेट्स में यही चीज़ें दूसरे स्टेट्स में बाकी गवर्नमेंट्स कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके पीछे बहुत सारे वजह है। करप्शन एक बहुत बड़ा वजह है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हम उनको जानते हैं और उनका होम टाउन रहा है। मान लीजिए वो किसी ऐसे ही जिला विशेष में जाना चाहते हैं जो उनका घर रहा है, और वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भी जो सरकारी तंत्र है उसको मुश्किल कर देता है। सो इस वक्त चीज़ें, मुझे लगता है कि जो समर्पण आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, आई थिंक यही समर्पण हम चाहेंगे कि सरकार में ऐसे लोगों में ये सेंसिटिविटी आए कि हम इसको एक ब्रॉडर फैमिली समझ के, और आई फील कि हमारे यहाँ जो लोग हैं इन जनरल पीपल आर सेंसिटिव, और लोग सेवा भाव उनके अंदर है, और ये हम लोगों के अंदर मुझे लगता है कि हम भारतीयों में है वो मूल से। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। ये ब्रॉडली एक अच्छी गवर्नेंस का पार्ट है कि अगर आप बेहतर सोशल सिक्योरिटी, बेहतर माहौल, और उनको थोड़ा पीसफुल, थोड़ा, और जो हम कहते हैं कि जब आप डॉक्टर दें तो उसको रिसोर्स चाहिए वो दें, जो चीज़ें आपको वहाँ पे मीनिंगफुली, वो बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम चल तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये सारी सामान नहीं है जिससे हम मीनिंगफुली वहाँ पे सर्व कर पाएं। बिल्कुल। तो इन टोटलिटी जो करने की चीज़ है, आई थिंक वहीं पे कमियां आ जाती हैं, और जो मकसद अगर पूरा नहीं होता है तो फिर आप किसी को फिर उस पूरे भाव से नहीं जोड़ पाएंगे। गणेश जी, इस सवाल का ही विस्तार आपके साथ है कि आपने गांव में काम किया है। हम सब जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही कठिन पढ़ाई है, और फिर जीवन भर पढ़ना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि एक बार आप आगे डॉक्टर बन गए तो फिर आपको नहीं पढ़ना है, आपको रोज पढ़ना है, रोज बदल रहा है, मेडिकल साइंस में बदलाव आ रहा है और बाकी सारी चीजें। तो क्या कहीं एक कमी रह जा रही है एजुकेशन की शुरुआत से लेकर के वो जाकर वहां पोस्टिंग होना? एक तो सवाल ठीक है कि हमें और संसाधन देने चाहिए, वो हो गया कि आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स दे दिए गए, लेकिन जो एक ओरिजिनल टूल है जो आपके इस दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमको करना है। आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो ऐसे चिकित्सकों की भरमार कर दे दी हैं, लेकिन यहां जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो जैसे उसकी पहली पोस्टिंग एक ब्लॉक में हो रही है, वो कर रहा है ना, वो छुट्टी पे चला जा रहा है, किसी लीव पे चला जा रहा है, ब्लॉक में जाकर वो, क्योंकि अभी भी हम मानते हैं कि सीखने की जगह अगर कुछ है तो सरकारी अस्पताल ही है जहां लगातार पेशेंट की भीड़ है। और अगर आप प्राइवेट और सरकारी का अगर तुलना करें तो वहां जितने लोग आ रहे हैं उनके ठीक होने का अगर आप उसमें परसेंटेज निकालेंगे तो प्राइवेट और उसका तुलना आप करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सरकारी अभी भी ठीक है बहुत खराब होने के बाद।
तो वो क्या कहीं कोई ऐसी कमी रह जा रही है हमारे पठन पाठन में, या जो हम ज्ञान दे के भेज रहे हैं, या सिर्फ ज्ञान दे के भेज रहे हैं, साथ में उसको सोसाइटी का जो हमारा मूल मंत्र है रेड क्रॉस का, जिस कलर की वो चटक रंग की प्रशंसा की अभी अतुल जी ने कहा कि वो आपके अंदर एक ऊर्जा आपके अंदर वो उससे निकलती है, तो वो क्या कहीं कमी हो जा रही है कि हम पढ़ने के बाद हम उस सेवा की ओर नहीं समर्पित हो रहे हैं, हम टैग लेना चाह रहे हैं, सेवा में नहीं जाना चाहते हैं? क्या ऐसा महसूस करते क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको अगर वृहद रूप में देखें, बड़े रूप में, बड़ा पिक्चर में इसको देखेंगे, तो जो संस्थाएं हैं जो मेडिकल कॉलेज को मान्यता देती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वही पंजीकरण डॉक्टरों का भी देता है। तो उसमें विसंगतियां थी काफी, वो मनमाने करते थे। इसका मैं मूल कारण मैं बताना चाह रहा हूं। और इसके वजह से क्या होता था, जो मेडिकल की जो उसमें अभी जो केंद्र सरकार ने उसमें काफी कुछ बदलाव किया है, तो उससे क्या होता था कि मेडिकल की परीक्षा भारत में आज भी अपने देश में बहुत महंगा है। बहुत ऐसे विसंगतियां हैं आज भी, उसको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरे आप देशों में चले जाएंगे तो मेडिकल की जो परीक्षा पे लागत है वो कम है पूरी पढ़ाई पे जी। एक तो उसको उस पर काम करना ही होगा। और एमबीबीएस करने के बाद में डॉक्टर क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि एमबीबीएस से तो खाली कुछ नहीं हो सकते, फिर फर्दर स्टडीज के लिए वो प्लान करते हैं, वो पीजी करना चाहते हैं, और भी उनका एम्बिशन रहता है कि हम और पढ़ाई कर ले तो वो बढ़िया से सेवा दे पाए या उनकी पूछ बढ़ जाए। तो उस चक्कर में भी क्या होता है कि बहुत सा एमबीबीएस करने के बाद भी डॉक्टर मार्केट में आपको सेवा में नहीं आ पाते हैं। और उसका निराकरण के लिए असम सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि सरकार ही खर्च कर रही है पढ़ाई में, बिल्कुल सरकार का ही पैसा लग रहा है। आप अगर सरकार का संस्थाओं को ले लीजिए, जितना मेडिकल और काफी क्रेडिबल भी है, आज भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे ज्यादा क्रेडिबल है मेडिकल की परीक्षा में। निश्चित तौर प्राइवेट का उतना क्रेडिबिलिटी नहीं है, सरकार पैसा खर्च कर रही है। और उन्होंने क्या किया, आसाम सरकार ने 2 साल मैंडेटरी कर दिया है कि आपको गांव में सेवा करना ही, एमबीबीएस करने के बाद गांव में आपको मैंडेटरी कर दिया, सेवा देना ही है, अदरवाइज उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी जो झारखंड सरकार को भी अपनाना चाहिए कि वो सेवा को कंपलसरी कर दें। एमबीबीएस आप पास आउट करिए, 2 साल कंपलसरी वहां होगा, अदरवाइज आपका कोई कहीं भी फर्दर स्टडीज के लिए हम नहीं करेंगे। एक तो वो हो गया। आप जहां तक हम प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, गांव में ज्यादा आपको प्राइमरी हेल्थ ही चाहिए। और गांव के लोगों को, एक ग्रामीण को औसतन एक मलेरिया भी हो जाए, एक बुखार भी हो जाए, तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ज्यादा उनको खर्च पड़ता है, उनका खर्च ज्यादा है। शहर में जो रहते हैं उनको इलाज कम में हो जाता है, और जो गांव में रहते हैं वो इलाज के लिए दिन भर लग जाता है। कहीं ना कोई जाएगा, वहां ठहरेगा, फिर वहां से वापस आएगा, उसका दिन भर का जो रोजगार है उसका नुकसान है, उसके साथ में भी एक जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ शहर में अपॉइंटमेंट ले लिए, बात कर लें, सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, हम देख लेते हैं। एक तो खर्च ज्यादा है। तो प्राइमरी हेल्थ के ऊपर में अभी बात चल रहा था, कई दिनों से चर्चा भी हो रहा है, क्या हम पीएससी और सीएससी लेवल में, सब सेंटर लेवल में हम कोई बीच का कोई रास्ता निकाले। 3 से 4 साल की पढ़ाई होती है एमबीबीएस में, कभी काफी लंबा होता है। उसके बाद भी उनको कुछ कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए। गांव में ज्यादातर लोग को थोड़ा बुखार हो गया, कुछ हो गया, कम से कम प्राइमरी हेल्थ जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है स्किल का, तो वैसा एक रास्ता निकाल सकते हैं क्या? 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, ऐसा करके निकाल सकते हैं क्या? इसमें लगता है हमको काम करने की आवश्यकता है। जितना जल्दी हम कर पाए तो हम लोग उसको कैटर कर पाएंगे रूरल एरियाज को।
सही कहा आपने गणेश जी। अतुल जी, यूथ बहुत निकल रहे हैं, रोज निकल रहे हैं। हर साल तो अगर हम लोग बात करें अपने यहाँ, तो हमारे यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट को मिला लें तो ठीक ठाक यूथ निकल रहे हैं। हम झारखंड के संदर्भ में सिर्फ अगर हम बात करें तो ये क्या ऐसा हम करें? एक तो इन्होंने कहा कि असम सरकार के तर्ज पर चलें कि 2 साल आपको काम करना ही होगा हमारे यहाँ, गाँव में आप जाएं ही तभी आपकी सब चीजें होंगी। तो हम अपने यूथ को लेकर के झारखंड में क्या करें कि चीजें बेहतर हों? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं, एक जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और एक निजी सेवाएं हैं, एक बहुत बड़ा जो इस वक्त गंभीर समस्या है वो है कमर्शलाइजेशन। और इस कमर्शलाइजेशन में देखिए, जब युद्ध भी जब आता है वो देखता है अपने सीनियर्स को, और देखिए हर व्यक्ति को एक पैसे कमाने की, अच्छी जिंदगी की लालसा होती है, वो गलत भी नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि अब इसमें ऐसे ऐसे लोग हमारे स्वास्थ्य सेवा में आ गए हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये, कि अब इतनी लालच बढ़ गई है। आमतौर पे आप देखेंगे एक कोई यंग डॉक्टर आजकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो जो हम कुछ साल पहले तक 400-500 एक डिसेंट फीस हुआ करता था। कई देश में भी आप देखेंगे कि 500-600 रुपए फीस, लेकिन रांची में 1500 से 2000 तक एकदम बहुत आसानी से हर जगह आपको एक कंसल्टेशन लग जाता है। बिल्कुल। अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अब हॉस्पिटल ओन करते हैं। अब है कि उसके बाद एक इन्वेस्टर होता है वहां पे, डॉक्टर तो बहुत नीचे हो गया। जी जी। अब है कि एक इन्वेस्टर है, उसके बाद एक प्रोमोटर है, उसके बाद वो जो संचालक है, उसके बाद बेचारा डॉक्टर वहां पे एम्प्लॉय है। उस डॉक्टर को वो भार दिया जाता है कि आपको कितना जनरेट करना है। निश्चित। अब क्या है कि वो जो नेक्सस है, वो जो जंग है, वो बेचारा, क्योंकि उसको उसमें इंसेंटिव है, अब उसको उसमें से कमाई करनी है, कमा के उनको भी पैसे वाले बनाना है। तो उस पूरी जद्दोजहद में ये ऐसे उस विशेष सर्कल में घुल मिल जाते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए सेवा शायद पीछे रह जाता है। और आप देखेंगे आमतौर पे रांची में भी अस्पतालों में आप अक्सर देखेंगे, सोशल मीडिया में, पेपर में तो कम छपता है कि 2 दिन ही 3 दिन एडमिट हुए, 1.5 लाख 2 लाख बिल हो गया। बड़े सही कहा आपने। वो आप जो चीजें पहले हम डॉक्टर से मिलते थे, अब हम पहले मैनेजर से मिलते हैं, फिर डॉक्टर से मिलते हैं। अब निश्चित तौर पे चीजें हो गई। चूंकि अब अपने कार्यक्रम के समापन की ओर जा रहे हैं, हम आपसे 1 लाइन 2 लाइन में जानना चाहेंगे कि चूंकि रेड क्रॉस दिवस है, समर्पण की बात कर रहे हैं, तो कौन सी अपेक्षा ऐसी होनी चाहिए यूथ से और सबसे कि हम सच में एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिसकी कल्पना हमारे खुद के जहन में है? जी देखिए, मैं दो क्षेत्रों में बोलना चाहूंगा। एक तो एज फार एज यूथ इज कंसर्न, वो संवेदनशील होना चाहिए। जब तक आप संवेदनशील नहीं रहेंगे, आप समर्पित नहीं हो सकते। दूसरा चीज, सरकार में अभी दवाइयों का रेट काफी कम हो गया है, कम कीमत में दवाइयां मिल रही है। अब स्वास्थ्य जो मेडिकल जो डॉक्टरों का जो निकालते हैं, वो कम से कम में मेडिकल शिक्षा प्राप्त हो जाए, कम से कम जितना जो कर सके, कम से कम में पढ़ाई हो सके, उसका कितना रिड्यूस कर सकते हैं। जी अतुल जी। मेरी इसमें राय होगी कि अगेन, अगर हम आज रेड क्रॉस दिवस पे ये चर्चा कर रहे हैं तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर हमारे यहाँ ऐसे संगठन बहुत सारे हो जाए, रेड क्रॉस ही अगर इतना जीवंत हो जाए और अपने छत्र छाया में सेंसिटाइजेशन करें, लोगों को जोड़े, उस सेवा भाव समर्पण एग्जाम्पल्स के तौर पे, कैंप्स के तौर पे लोगों को जोड़ पाए, तो मुझे लगता है कि जो लोग उस रेस में भाग रहे हैं थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा पीछे मुड़ के भी देखेंगे कि शायद आपने समाज को पीछे छोड़ दिया है। तो ये भार जो है संगठनों को लेना चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूँगा, महामहिम अगर इनको इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, तो उनके हाथों में है ये कि हम वापस से अपने रेड क्रॉस को ठीक करें और उस ऊर्जा के साथ और उस भाव के साथ जिस भाव से वो बना था, और वो सारी चीज़ें जो आज हम इस विशेष कार्यक्रम में डिस्कस भी कर रहे हैं कि दिल की आवाज, अगर हम खुद अपने दिल की आवाज सुने तो समाज बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आज रेड क्रॉस दिवस पर हम कम से कम इतना प्रण तो कर ही सकते हैं कि हम जिस सेवा में हों उसको सेवा भाव से जिए। और आप दोनों ही हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी बातचीत हुई, आप सबका बहुत बहुत आभार। और सबसे ये अपेक्षा कि अपने हिस्से का
एक काम कर जाओ, झारखंड हमारा बदल जाएगा। सबको नमस्कार।